नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी को अपना ध्यान बोर्ड की ओर रखना है। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूछा गया किस देश के द्वारा अंग्रेजी भाषा को, मतलब किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में भाई, आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, या फिर कुछ मतलब अंग्रेजी भाषा को किस देश ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जापान, अमेरिका, कनाडा या फिर भारत। बताइए भैया आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई। तो देखिए यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे भाई, तो क्या होगा भाई, देखिए चार ऑप्शन देखिए, जापान, अमेरिका, भारत और कनाडा। तो देखिए भारत तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत की तो जो भाषा है, राजकीय भाषा, वो तो हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा तो कोई नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा तो हिंदी है। ऑप्शन हमारा ए तो वैसे रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर भारत। तो दोस्तों यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अमेरिका। देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जब से अपने देश के राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी से इन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति पद की, और तब से लेकर अब तक ये अपने ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे क्या है, दुनिया पहले ही परेशान है। तो इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा 1 मार्च को एक फैसला लिया गया। तो देखिए आज के बाद मतलब 1 मार्च के बाद में अमेरिका की जो ऑफिशियल भाषा होने वाली है, अमेरिका की जो ऑफिशियल भाषा होने वाली है वो अंग्रेजी हो जाएगी। अब अमेरिका में अंग्रेजी 32 राज्यों में और 5 क्षेत्रों में बोली जाएगी। आप कहेंगे भैया अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो अमेरिका में कुल राज्य कितने हैं भाई, कुल राज्य यूएसए, वहां पर कुल राज्य 50, और इन 50 में से 32 राज्यों में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50 राज्य भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। अब थोड़ी बात करें हम अमेरिका के बारे में। भाई अमेरिका के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो पूछ सकता है यहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या पूछेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो लगा लेना आपको डोनाल्ड ट्रंप जी। कौन, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। पूछ सकता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो वो कौन है भैया, राजधानी वगैरह पूछ सकता हूँ, राजधानी, अमेरिका की राजधानी होगी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरी बात यहाँ से क्या पूछ लेगा भाई, यहाँ से पूछ सकता अमेरिका की मुद्रा। तो यदि अमेरिका की मुद्रा के बारे में बात करें तो क्या होगी, डॉलर अमेरिका की मुद्रा हो जाएगी। और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन अमेरिका से पूछे जा सकते हैं, जैसे अमेरिका की 5 महान झीलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमेरिका की 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं, तो वो कौन सी होंगी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और इरी। ये अमेरिका की 5 महान झीलें हैं, जिनमें से 4 झीलें अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा बनाती हैं, जबकि एकमात्र झील मिशिगन झील ऐसी है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है इन 5 झीलों में से। तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या होगी वो देखना भी। ठीक है, वो सब बातें मैंने आपको बोल कर बताई, वो सब यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट था आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मार्च 2025 को अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया। यह बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी। दूसरा, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका। तीसरी बात, अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी कौन से महाद्वीप में आएगा, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसमें कुल मिलाकर 3 बड़े देश हैं, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। जो बड़े देशों की संख्या पूछेगा तो कुल मिलाकर कितने देश होंगे, 3।
और बाकी जो छोटे देश हैं वो जैसे पनामा, निकारागुआ, होंडुरस, बेलीज, सभी कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं लैटिन अमेरिकी देशों में। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उत्तरी अमेरिका में? देखना, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से किस बिंदु के द्वारा अलग किया जा सकता? तो पनामा नहर के द्वारा या पनामा जलसंधि मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग कर दिया जाता है। तो ज्योग्राफी के यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा, अमेरिका में 2 रिवर पड़ती हैं, एक सेंट लॉरेंस रिवर, इसी सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क शहर। कौन सा भाई? न्यूयॉर्क शहर जो है इसी सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे बसा हुआ है। दूसरी रिवर पड़ती है कोलोराडो रिवर। कौन सी? कोलोराडो रिवर पड़ती है। ये अमेरिका और मैक्सिको के मध्य है, सीमा बनाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी यहाँ से झील पूछी जा सकती है अमेरिका की। तो देखिए यहाँ पर आपको शब्द लिखा दिख रहा होगा होम्स। क्या लिख रहा होगा? होम्स नाम का शब्द लिखा दिख रहा होगा। इसी होम्स के नाम से हम याद कर सकते हैं अमेरिका की 5 महान झीलें। जैसे शब्द आए यहाँ से एच से कौन सा बन जाएगा? ह्यूरोन। एच से शब्द बन जाएगा ह्यूरोन। ओ से शब्द कौन सा बन जाएगा? ओंटेरियो। तो ह्यूरोन, ओंटेरियो। फिर शब्द आता है एम से शब्द कौन सा बन जाएगा? मिशिगन। एम से शब्द निकल कर आएगा मिशिगन। फिर ई निकल कर आएगा, ई से ईरी बन जाएगा, और फिर आएगा एस मतलब सुपीरियर। अब और भी डीप क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अमेरिका की महान झीलों में या उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर लेक। कौन सी? सुपीरियर लेक, जो इन्हीं महान झीलों का हिस्सा है। तो अमेरिका से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तीसरा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी मिशिगन लेक, इन 5 झीलों में से केवल एकमात्र झील मिशिगन झील ऐसी है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी ये चारों झीलें कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अमेरिका की लोकेशन की, तो भाई ये हमारा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। ये तो क्या दिया है? वर्ल्ड मैप। अब आप इस वर्ल्ड मैप में 2 बिंदु आपको ढूंढने, एक अपना भारत। यदि हमने भारत की बात करें तो वो कहां पर पड़ेगा? जस्ट ये वाला पॉइंट किसका है? भारत का। और भारत से पश्चिम की ओर जाने पर देखेंगे आप इस बिंदु की तरफ, ये नजर आएगा आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इधर भी रेड कलर में और जस्ट इधर भी रेड कलर में, दोनों क्या है? अमेरिका है। ऊपर वाले हिस्से को हम अलास्का कहते हैं, जो अमेरिका ने रसिया से खरीदा था। अमेरिका ने रसिया के राजा से खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। अब वो वर्तमान में हिस्सा किसका है? इसका हिस्सा है वो अमेरिका का हिस्सा है। उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है। जस्ट लोकेशन अमेरिका की ये है। ये थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा जूम कर लिया यहाँ से, तो फिर इस तरह की लोकेशन यहाँ से बन जाएगी। और जो ये व्हाइट वाला पेज नजर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से ये वाला बिंदु क्या है? ये सभी अमेरिका का हिस्सा है। तो अमेरिका से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलेंगे अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो भी 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 2, 5, 8 या 12। अब आप लोग आध्यात्मिक गलियारे, इनसे क्या मतलब है? देखिए वहां पर जाने के लिए प्रॉपर रास्ते बनाए गए हैं, हाईवे वगैरह, तो उन्हीं को यहाँ पर गलियारा नाम दिया गया है। तो कितने गलियारों की घोषणा की गई है? तो वो की गई 5 गलियारों की घोषणा, जो सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी गवर्नमेंट के, उन्होंने 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? पहले तो पूछ सकता किसी एक गलियारे का नाम दे देगा एग्जाम में, किसी भी एक गलियारे का नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से योगी आदित्यनाथ ने जिन गलियारों की घोषणा की है वो कौन सा वाला है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको एक बार देख लेंगे। तो पहला कौन सा जाएगा? प्रयागराज, मिर्जापुर और काशी। पहला तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा प्रयागराज गोरखपुर, प्रयागराज चित्रकूट। तो ये क्या है? सभी गलियारे हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से थोड़ा डीप क्वेश्चन किस प्रकार से जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की बात हुई है, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात करें राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। अब लखनऊ से कैपिटल पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, लेकिन थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? आपको एक सन दे देगा। देखिए 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई थी और 1935 में बनाई गई थी। तो कब आंशिक रूप से रही और कब पूर्णतः बनी? तो यहाँ पे 2 प्रकार से बन सकता है अभी।
पहला 1921 और 1935। 1921 में लिख लेंगे इसे आंशिक रूप से बनी थी, आंशिक, और यहाँ पे लिख लेंगे पूर्णतः। तीसरा जो पूछा जाएगा यहाँ से वो पूछा जा सकता है यूपी का हाई कोर्ट। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूपी का हाई कोर्ट कौन सा न्यायालय। यदि यूपी के न्यायालय की हम बात करेंगे तो वो होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा मेरे भाई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब आप कहोगे उच्च न्यायालय भारत का तो सुप्रीम कोर्ट होता। मैंने कहा मैं उस आधार पर बात कर रहा, सर्वोच्च तो होगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि जजों की संख्या के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर जजों की संख्या 160 है। कितनी है भाई? 160 जजों की संख्या है, जो एशिया में सबसे अधिक है। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। यदि बात करेगा भारत का सुप्रीम उच्च न्यायालय, मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है, जो सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर है। मेरी बात का एक बार ध्यान देना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर हो रही है। मैं जजों की संख्या के आधार पर बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा तो वो होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा यहाँ से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बनाया गया? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1866 में। कब हुआ था भाई? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। क्योंकि जो एक्ट आया था ना 1862 का, 1862 के एक्ट के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा मुंबई। क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य इन्हीं तीनों स्थानों पर सबसे ज्यादा था। तो 1862 में एक्ट ले गए और उस एक्ट के तहत 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला मुंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल। और उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट पड़ी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय लगे 1866 में। तो यहाँ से इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जजों की संख्या कितनी है? तो 160 जज मौजूद है। कितने हैं? 160 जज। तो ये भी आप लिख लेना, ठीक है भाई। और बात करेंगे भाई उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम वर्तमान वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम है। यहाँ की बात करेंगे राज्यपाल, यदि राज्यपाल पूछ सकता है एग्जाम में तो वो लिख लेना आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल। तो इतने पॉइंट आपको पता होने जरूरी है उत्तर प्रदेश से। अब बात करेंगे थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में किसने वन ऑफ मैन ऑफिस OM और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे गए हैं, बंधन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, या फिर ऑप्शन नंबर 2 HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय जीवन बीमा निगम। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये पता होना जरूरी है कि ये वन ऑफ मैन यहाँ पर दिया गया है ना, वन ऑफ मैन ऑफिस क्या है, क्या इसके कार्य होंगे। दूसरा किस संस्था के द्वारा चलाई गई, मतलब किस संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है, तो वो चलाया गया भाई भारतीय जीवन बीमा निगम, मतलब LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसको चलाया गया। सम्मान क्या अच्छा। अब देखिए जो बीमा कंपनी के कर्मचारी होते थे वो गाँव जाते थे बीमा वगैरह करने के लिए, तो फिर उनको अपने ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। क्या करने पड़ते भैया? ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे किसी भी काम को लेकर। तो इन्होंने मोबाइल में एक ऐप लॉन्च कर देगा वन ऑफ मैन, मतलब जो काम इनको ऑफिस में करना होता था ना, अब वे उसी काम को अपने फोन से कर लेंगे। अब ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे इन्हें बार बार। जो इनके कंपनी के वर्कर थे LIC के, इनके लिए ये योजना शुरू की गई OMO वन मैन ऑफिस। देखिए जब भी बीमा वगैरह करने जाते थे ना गाँव देहात में, तो इन्हें छोटे छोटे काम के लिए ऑफिस भागना पड़ता था। लेकिन अब इस योजना के आने के बाद में इनकी वो सभी सुविधाएं जो इन्हें ऑफिस में मिलती थी अब वो इनके फोन पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। अब बात करें थोड़ी सी LIC के बारे में। मैं बताया था भैया छोटी छोटी योजना वगैरह को पूरी करने के लिए ऑफिस वगैरह में जाना पड़ता था, ये बात मैंने तुम्हें यहीं पर बता दी। अब बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। भारतीय जीवन बीमा निगम या फिर LIC की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी।
अब पूछ सकता है यहाँ से इसके अध्यक्ष कौन है, तो सिद्धार्थ मोहंती जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, जो जून 2025 में रिटायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने, देखिए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं, सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं मुझे भी। बात ये भैया सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियों के बारे में, सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियों के बारे में बात हुई है, तो किस राज्य में दर्ज की गई है। तो यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की गई। कितनी प्रजातियां दर्ज की गई पश्चिम बंगाल में, तो देखिए बाहर की बात करें तो लगभग 1100 के करीब पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई, और उन्हीं में से लगभग 50% के समथिंग मतलब 543 पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई पश्चिम बंगाल में। कितनी, 543 पक्षियों की प्रजातियां पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई, और उनमें से भी अधिकांश, एक जिला पड़ता है यहाँ पर दार्जिलिंग, एक क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, उनमें से भी 50% कहाँ पाई गई, दार्जिलिंग में पाई गई। तो यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पढ़ रहे। पश्चिम बंगाल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से सीएम पूछे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन होंगे, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम होंगी। तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जिसकी ये अध्यक्ष है, तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की पूछ रहा था राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछ सकता है तो होगी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल होगी कोलकाता। पूछ सकता पश्चिम बंगाल का न्यायालय, तो वो भी कौन सा होगा भाई, कोलकाता ही पश्चिम बंगाल का न्यायालय है, यहीं पर स्थित है। और यहाँ से कितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता भाई, वो पूछ सकता पश्चिम बंगाल के गवर्नर, गवर्नर कौन होंगे पश्चिम बंगाल के, ये इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल के हम गवर्नर की बात करेंगे तो वो होंगे सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे, सीवी आनंदा बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। अब पूछ सकता पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और तो पश्चिम बंगाल का न्यायालय है ये, पश्चिम बंगाल का जो न्यायालय है हाई कोर्ट, तो उसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 एक्ट के तहत, 1862 का एक एक्ट ले गई थी गवर्नमेंट, और उस एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल का जो न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के तहत स्थापना की गई थी मुंबई हाई कोर्ट की, मुंबई, मद्रास और बंगाल, 3 राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 के एक्ट के तहत। तो यहाँ से एग्जाम में इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करेंगे भैया इस ग्रेट बैकयार्ड काउंट के अनुसार जो पक्षियों की संख्या दी गई उसके बारे में एक बार देख लेंगे। तो में पश्चिम बंगाल में कितने बताए थे, 543, पश्चिम बंगाल में बताए थे 543 पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरी बार है तो पश्चिम बंगाल ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, मतलब लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल पक्षियों की प्रजातियों के मामले में टॉप स्थान पर आ रहा है ग्रेट बैकयार्ड रिपोर्ट के अनुसार। और इन 543 पक्षी जो पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं, 543 पक्षी जो पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं, इनमें से भी 252 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौजूद है। यहाँ से एग्जाम में कितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है भाई। अब मैं तुम्हें इस प्रकार समझ, देखिए इस तरह से देखना भाई, टोटल जो हमारा भारत है, हमारे भारत में कुल पक्षियों की प्रजातियां इस तरह से लिख लेंगे, कुल पक्षी प्रजाति, कुल पक्षियों की प्रजाति कितनी है, तो हो जाएगी भाई 1068,
1068 पक्षियों की प्रजातियां हैं ऑल इंडिया में। और इन 1068 में भी, इन 1068 में भी पश्चिम बंगाल में, अकेले पश्चिम बंगाल में कितनी है? 543। अकेले पश्चिम बंगाल में 543 हैं। और इन अकेले पश्चिम बंगाल में 543 तो हैं, लेकिन इसमें भी जो दार्जिलिंग है, इसमें भी एक सेंटर था दार्जिलिंग, वहां पर 252, वहां पर मौजूद है कुल पक्षियों की संख्या 252। तो यदि स्पेसिफिक मतलब देकर पूछ लेगा स्थान के, दार्जिलिंग में पक्षियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई, प्रजातियां, संख्या नहीं प्रजातियां कितनी दर्ज की गई, तो 252। पश्चिम बंगाल में गई 543, दार्जिलिंग में 252, पूरे भारत में 1068। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है भाई। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में किसको नया टेलीस्कोप, हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया नया टेलीस्कोप, नया टेलीस्कोप की बात की यहाँ पर, सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मतलब सबसे रंगीन ब्रह्मांड मानचित्र का अनावरण करेगा। अब आप कहोगे भैया सबसे रंगीन ब्रह्मांड मानचित्र मतलब अभी से इससे पहले किसी भी मतलब मिशन के द्वारा या दूरबीन वगैरह के द्वारा रंगीन ब्रह्मांड का मानचित्र तैयार नहीं किया गया। मैंने कहा अब से पहले ऐसा संभव नहीं हो सका। तो किस एजेंसी के द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया जिसके द्वारा जो रंगीन ब्रह्मांड है उसका अनावरण किया जाएगा। तो अभी यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या होगा, देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर देखे हैं, इसरो, नासा, स्पेसएक्स या फिर आपका जाक्सा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा नासा। नासा के द्वारा जो एक मिशन चलाया गया है उसके द्वारा जो ब्रह्मांड है उसका रंगीन मानचित्र तैयार किया जाएगा। अब नासा के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नासा कहाँ की कंपनी है भाई, नासा एक अमेरिकी कंपनी है, नासा एक अमेरिकी सरकारी कंपनी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी सरकारी स्पेस एजेंसी है, अमेरिकी सरकारी स्पेस एजेंसी है। और क्या पूछा था जाता में यहाँ से पूछ रहा है, अन्य एजेंसियां हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, किसी एक स्पेस एजेंसी का नाम दे देगा, बताए भैया इनमें से कौन सी एजेंसी भारत की है, या कौन सी एजेंसी अमेरिका की है, कौन सी एजेंसी जापान की है, कौन सी एजेंसी पूछ सकता है। यदि बात करेंगे इसरो के बारे में तो इसरो कहाँ की भी भारत की है, इसरो कहाँ की एजेंसी है, भारत की। बात करेंगे स्पेसएक्स है तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, कहाँ की भाई, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लेकिन ये एक प्राइवेट है। किसकी है एजेंसी है, एलन मस्क। तो यहाँ से इतने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे जाक्सा है जापान की, जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। अब बात करेंगे अपने इस मिशन के बारे में। भाई नासा का एक मिशन है स्पेसएक्स, नासा का एक मिशन है स्पेसएक्स, और इस स्पेसएक्स मिशन के द्वारा दूरबीन के माध्यम से एक उसका ब्रह्मांड का मानचित्र तैयार किया जाएगा, क्योंकि हमसे पहले से संभव नहीं हो सका। भाई चित्र तो बहुत कई बार ले लिए गए, लेकिन जो कलरफुल इमेज था वो तैयार नहीं किया जा सका, जिसे अब साकार किया जाएगा। देखिए बात करेंगे नासा की तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की प्रमुख स्पेस एजेंसी है, मैंने एक बार बता दिया, इसरो भारत की, जाक्सा जापान, स्पेसएक्स अमेरिका की प्राइवेट, रोसकॉस्मोस रूस की है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकते चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNCA। भाई मैंने तुम्हें भारत की बता दिया, इसरो, जाक्सा जापान की बता दिया, स्पेसएक्स बता दिया अमेरिका की, स्पेसएक्स अमेरिका की बता दिया, प्राइवेट कंपनी है, और नासा भी अमेरिका की लेकिन सरकारी कंपनी है। और यदि बात करें रोसकॉस्मोस, अमेरिका की कौन सी है, रोसकॉस्मोस अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब बात करेंगे अपने पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNCA, द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे इसरो की फुल फॉर्म पूछ सकता, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए हाल ही में किस तारीख को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाएगा, विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाएगा। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसका वैश्विक लक्ष्य है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का वैश्विक लक्ष्य है 2030 से पूर्व किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। टीबी मुक्त बनाना है 2030 से पूर्व किस वर्ष तक। तो चार ऑप्शन दिए हैं, वर्ष 2025, वर्ष 2026, वर्ष 2027 या फिर वर्ष 2028। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा 2025। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। अब बात करेंगे टीबी की। टीबी क्या एक श्वास से संबंधित बीमारी है, सांस से, और पूछ सकता है एग्जाम में इसका फुल नाम पूछ सकता है, तो इसका नाम होगा ट्यूबरोक्लेसिस। ट्यूबरोक्लेसिस। देखिए वर्ष 2025 से 30 तक, मतलब 2030 से पूर्व 2025 तक, तो मैंने बता दिया भाई इसे भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्यूबरोक्लेसिस के बारे में बता दिया, एक संक्रामक बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलेगी है? माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी किसके जरिए फैलती है? हवा के जरिए फैलती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा तो ट्यूबरोक्लेसिस, जो इसके नाम में इसको होता है टीबी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरोक्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए हाल में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिजर्व, हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया होगा रिजर्व, हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अब आप कहेंगे भैया बायोस्फीयर रिजर्व ये वगैरह सुने तो हमने, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में बताना चाहिए। ये जो किसी एक जानवर के लिए होता है रिजर्व, और जो उद्यान होता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान में सभी मतलब सभी जीव जंतु रहते हैं, और जो होता ना रिजर्व जो होता किसी एक जानवर, किसी एक पक्षी के लिए किया जाता। हालांकि इसमें कई प्रकार के जानवर रहते हैं, लेकिन फोकस एक उसी जानवर के ऊपर होता। जैसे यहाँ पर चिरांग को हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदलने का चिन्हित किया गया है। अभी किया नहीं है, लेकिन क्या किया? अधिसूचित किया है, अधिसूचित किया है। तो उसकी घोषणा होनी भी बाकी है। वो क्या किया? असम गवर्नमेंट के द्वारा, इसके असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि भैया ये जो होता है राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसा होता जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, बहुत अधिक प्रकार के जैव विविधता पाई जाती है। और जो ये होता है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भी सभी क्या रहते हैं भैया? सभी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन जो रिजर्व वाला स्थान है यहाँ पर किसी एक जानवर को रिजर्व किया जाता है, उसको अधिक प्रोटेक्शन दी जाती है। बात में थोड़ी सी असम के बारे में, तो असम की पूछ सकता है यहाँ से कैपिटल, तो असम के लिए कैपिटल पूछ लेगा तो लगा लेना आपको दिसपुर। असमी कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। असम के सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यपाल पूछ लेगा तो लिख लेना भी है लक्ष्मण आचार्य, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य। असम के राज्यपाल होंगे लक्ष्मण आचार्य। अन्य राज्यों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एक बार भाई। बात करें गुजरात, गुजरात के लिए कैपिटल के बारे में पूछ ले तो गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। सीएम पूछ सकता है गुजरात के तो वो होंगे भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हो जाएंगे। पूछ सकता है से राज्यपाल, वो होंगे आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे। और अन्य राज्यों के बारे में बात करें जैसे सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगी? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। पूछ लेगा मिजोरम, मिजोरम कैपिटल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आइजोल, लिख लेना मैंने। यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे मेरे
देखिए हाल ही में किसने ओसलेट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो बताइए भाई आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरों से कम जो होती है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप क्या होते हैं। तो बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा अमेजन के द्वारा पहली ओसलेट नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ये चिप क्या काम करती है, जब हम अपने कंप्यूटर में गणना वगैरह करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये हमें किससे रोकती है, हैकिंग से रोकती है। मतलब कोई हमारे डाटा को हैक नहीं कर सकता, एक प्रकार की प्रोटेक्शन देती है हमें। अब बात है यहाँ पर अमेजन की स्थापना कब हुई थी भैया, अमेजन की स्थापना किसने की थी, जेफ बेजोस। किसने की थी भाई, जेफ बेजोस ने की थी। अमेजन की स्थापना की थी जेफ बेजोस ने। इसका हेडक्वार्टर हो सकता है तो है वाशिंगटन डीसी। देखिए ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर फिल्म से मतलब ऑस्कर पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म है अनोरा, नो अदर लैंड, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, आई एम नॉट ए रोबोट। तो किस फिल्म को दिया गया भाई, वो दिया गया है अनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर के रूप में। अब बात करें थोड़ी सी ऑस्कर के बारे में, तो ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी, ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1927 में। 1927 में ऑस्कर की शुरुआत की गई थी। यहाँ से इतने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दिया भाई, देखिए 1927 में ऑस्कर वगैरह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कब होगा, 1 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वार्षिक सूफी संत, देखिए क्वेश्चन दिया गया आज ही क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का संस्करण कौन से नंबर का नई दिल्ली में हुआ। अब यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि हाल ही में जहां एक खुसरो जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ, तो वो कहाँ पर होगा भैया, नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पर क्या गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जाकर यहाँ पर शिरकत की थी। देखिए 25वां संस्करण नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 25वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये जो खुसरो के बारे में बात होगी, यहाँ पर लिख रहा होगा जहां एक खुसरो एक ऐसे कवि जिन्होंने, भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं ये जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा। 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो ने। पूरा नाम क्या है था, अमीर खुसरो। 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा था, इस बात को लिख लेंगे। 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन लेकर पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा, या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कवि है जो 7 से अधिक सुल्तानों के दरबार में कवि के रूप में मौजूद रहा। तो आपको लगा देना अमीर खुसरो। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ की रचना की, तो इन्होंने लिखा था तुगलकनामा। क्या लिखा था इन्होंने, तुगलकनामा। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। और सब बातें आप यहाँ पर लिखकर बताइए, आपको पीपीटी में मिल जाएंगी।
60 वर्ष से अधिक 60 से अधिक सुल्तानों के दरबार में कवि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तोता ए हिंद, ये बात मैं आपको बताने भूल गया, इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने वर्ष 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, 2.2 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 4.2 लाख करोड़ या फिर 6.2 लाख करोड़। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे भाई, तो देखेंगे भाई यहाँ पर कितना होगा, 3.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें थोड़ी सी आंध्र प्रदेश के बारे में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेंगे। तो देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहाँ से पूछ सकता भी आंध्र प्रदेश के सीएम, तो वो कौन होंगे? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम होंगे चंद्रबाबू नायडू। दूसरी पूछ सकता आंध्र प्रदेश की कैपिटल, राजधानी। तो यदि हम आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो वो होगी अमरावती। तीसरा पूछ सकता आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में यदि बात करें तो होंगे सैयद अब्दुल नजीर। राज्यपाल होंगे सैयद अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर होने वाले हैं। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। भाषा का आधार बनने वाला पहला राज्य कब बना था? 1956 में कथा था, गठन हुआ इसका। फिर 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना का निर्माण किया गया। क्या किया गया? आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना का निर्माण किया, जैसे एपी। इस आंध्र प्रदेश से काट करके दो राज्य बनाए गए। पहले का नाम था आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य बनाया गया तेलंगाना बनाया गया। इस तेलंगाना की कैपिटल, इसकी तो कैपिटल बनाई गई अमरावती, और इस तेलंगाना की कैपिटल बनाई गई हैदराबाद। यहाँ से इतने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए, थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर बात हुई है बजट शब्द यहाँ है, तो बजट पेश किया गया है, कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो संविधान में बजट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पूछा सकता कि भारतीय संविधान में बजट से संबंधित आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 112 बजट से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, भारत में पहली बार बजट पेश किसने किया था? जेम्स विलियम। भारत में पहली बार बजट पेश किया था जेम्स विलियम में। देखिए यहाँ पर सब दिया है बजट, इसके बारे में पर देख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक साइड लिख लेंगे बजट, इस तरह से हेडिंग बना के बजट से संबंधित मैं बोलूँ थोड़ा सा भी बात है। बजट लिख लेंगे संविधान में आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल होगा 112। वहां पर बजट शब्द दिया हुआ, वहां पर वार्षिक वित्त आएगा, लेखा जोखा नाम शब्द दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाएगा? पहली बार बजट, तो 1860 में जेम्स विलियम ने पहली बार बजट पेश किया भारत के अंतर्गत। उस समय वित्त सचिव हुआ करते थे जेम्स विलियम। इस समय लॉर्ड केनिंग जो थे वायसराय थे भारत के 1860 के समय, और इनका एक सचिव था जेम्स विलियम जो वित्त सचिव हुआ करता था भारत में, और यही भारत में इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था। इस समय लॉर्ड केनिंग थे वायसराय।
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी। दूसरा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, पहला बजट वो किसके द्वारा पेश किया गया? आर के षणमुखम चेट्टी साहब के द्वारा, आर के षणमुखम चेट्टी, लिख लेंगे इसको, आर के षणमुखम चेट्टी साहब के द्वारा बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यही भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, आर के षणमुखम चेट्टी साहब। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? 1924 में एक घटना घटी, एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर। एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट आई और इसी रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई? फिर 2016-17 में पीएम मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया, रेल बजट का आम बजट में विलय, रेल बजट प्लस आम बजट कर दिया गया। तो यहाँ से बजट से संबंधित ये नोट पॉइंट पता होने जरूरी है भाई, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है। बजट शब्द याद होना क्वेश्चन में, तो हमने उससे संबंधित जितने भी पॉइंट थे उन सबको कवर कर लिया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायु स्टेशन पर डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर शब्द हैं अमृतसर, जोधपुर, अंबाला, दरभंगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जोधपुर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर शब्द हुआ है डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, कहाँ पर आया था? राजस्थान में। सिंपल क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए, मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे मतलब मार्च 2025 में तुहिन कांता पांडे को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे, सेबी, आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो कब होगा? तो देखिए, वो होगा सेबी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है तुहिन कांता पांडे को। इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, किसका स्थान ग्रहण किया इन्होंने? तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया? तो माधवीपुरी बुच नाम की व्यक्ति अध्यक्ष इनकी, माधवीपुरी बुच के स्थान पर तुहिन कांता पांडे को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें थोड़ी सी सेबी के बारे में। सेबी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, तो लिख लेंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की बात करेगा तो 1988 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1988 में तो इसकी स्थापना हुई थी। तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक बनाया गया 1992 में। वैधानिक दर्जा कब दिया गया इसको? 1992 में। तो यहाँ से इन प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सेबी से संबंधित। बात करेंगे अन्य संस्थाएं, जैसे आरबीआई क्या हुआ है? आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई एक्ट के अनुसार। एसबीआई का पहले तो 1921 और 1955। किस तरह से भाई?
1921 में तो 3 बैंकों को विलय करके किसकी स्थापना की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1925 में इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया। और जो आरबीआई है 1935 में इसकी स्थापना हुई, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 5 करोड़ की पूंजी के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख। तो इस प्रकार से एग्जाम में इन संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में।